स्वागत है सभी का अपनी पाठशाला चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा करी थी एक्सटर्नल एनाटॉमी की, जिसमें काऊ का हमने डायग्राम बनाया और उस वीडियो में अपन ने वो सारे क्वेश्चन पे डिस्कस किया जो जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं या आगे आ सकते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं इंटरनल एनाटॉमी की, और उसमें सबसे पहला सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र का मतलब समझो जो शरीर को एक तरह से फ्रेम, एक तरह से ढांचा देने का काम करे, वो सिस्टम। इसको भी अपन ने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्केलेटल सिस्टम में आती है बोन्स एंड कार्टिलेज, जो बॉडी को अंदर से स्ट्रक्चर देने का काम करे, ढांचा देने का काम करे, इंटरनल स्केलेटल सिस्टम या आंतरिक कंकाल तंत्र। अब यहां बोन्स या अस्थियों में मेनली प्रोटीन कौन सी होती है, तो ओसिन प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कार्टिलेज में मेनली कौन सी प्रोटीन होती है, तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो ये अस्थि और उपास्थि, बोन्स और कार्टिलेज में अंतर क्या है, तो समझो कि बॉडी में जहां जहां स्ट्रांगनेस ज्यादा देनी हो उन सारे ऑर्गन्स में होती है बोन्स, लेकिन जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहां लचीला होना चाहिए अंग को, वहां पर होती है कार्टिलेज, है ना। तो अपनी नोज हुई, ईयर्स हुए, यहां होती है कार्टिलेज। एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे यही कार्टिलेज ही कन्वर्ट होती है बोन्स में, एंड कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू द बोन्स इज ओसिफिकेशन। कार्टिलेज का या उपास्थियों का अस्थि में बदलना ही अस्थिकरण कहलाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रोटीन इनकी याद रखना। अब प्रोटीन की बात निकली तो इतना समझो कि अपनी पूरी बॉडी ही, इसके सारे ऑर्गन, इसके सारे टिश्यू, सारे सेल्स ही बने हुए हैं प्रोटीन के। और प्रोटीन में मेनली, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेनली होता है नाइट्रोजन 16%। वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जो है अमीनो एसिड्स होते हैं और वही मिलकर के बनाते हैं प्रोटीन। लेकिन अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी क्या जरूरी है, तो वो है नाइट्रोजन, और मेनली नाइट्रोजन। यहां कितना परसेंट है, 16%। काम की बात ये है, ये याद रखना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्केलेटल की, तो बाहरी कंकाल तंत्र में आते हैं हेयर्स, हूफ, नेल्स, हॉर्न्स, और आते हैं वूल एंड फाइबर्स। अब यहां पर एक बात समझ लो, हमारे सर पर हेयर्स हैं, लेकिन गोट के बॉडी पर होते हैं फाइबर्स, और शीप के बॉडी पे होते हैं वूल, है ना। भेड़ के शरीर पे ऊन मिलता है, बकरी के शरीर से रेशा मिलता है, और अपने तो बाल है ही, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना ये सारी चीजें। फिर यहां से क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में पूछा गया है कि वूल में या ऊन में कितने % सल्फर होता है, तो 4% सल्फर होता है। और नाइट्रोजन सल्फर का अनुपात क्या होता है, तो रेशो नाइट्रोजन सल्फर का होता है 5:1, 5:1। दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में और रिपीट भी हुए हैं दूसरे एग्जाम्स में भी, तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। अब ये जो एक्सटर्नल स्केलेटल में आने वाले पार्ट है, इन सब में मेनली कौन सी प्रोटीन होती है, या कहें कि ये मेनली किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो आंसर आएगा उसका किरेटिन प्रोटीन, है ना। और किरेटिन प्रोटीन में मेनली क्या होता है, सल्फर। ये चीज ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में यहां कुछ अपन चर्चा कर लेते हैं बोन्स के बारे में। अच्छा, एक बात समझ लो कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है, जैसा एक एडल्ट बॉडी में होता है, वैसा ही एक नवजात में, या कहें कि एक एम्ब्रियो में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर हम एम्ब्रियो स्केलेटल की बात करें तो उसमें मेनली कार्टिलेज होती है एंड सम अमाउंट ऑफ बोन्स। लेकिन यदि हम बात करें एक एडल्ट स्केलेटल की, तो मेनली प्रेजेंट होती है बोन्स और कुछ मात्रा में होती है कार्टिलेज, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, बोन्स बढ़ती जाएंगी, कार्टिलेज कम होती जाएंगी। लेकिन शुरुआती अवस्था में, विकास के शुरुआती क्रम में मेनली क्या होती है शरीर में, कार्टिलेज, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, वही लिखा हुआ है नोट्स में भी आपके। एम्ब्रियो स्केलेटल मेनली होती है कार्टिलेज, जबकि एडल्ट स्केलेटल में मेनली होती है बोन्स। अब उन पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो पहली बात तो ये कि भैया बोन्स मेनली किस चीज की बनी होती है, तो बोन्स में मेनली होता है कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी। इसमें भी कोई एक आंसर आपको देना हो तो आप देंगे कैल्शियम। बोन्स किसकी बनी हुई है, मेनली कैल्शियम की, है ना। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से काऊ में एक डिसीज होती है जो आपको याद होगी, एग्जाम में आई हुई है, कई बार रिपीट हुआ, और उसको कहते हैं मिल्क फीवर। ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर यदि कह दे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स। लेकिन किसमें, चिल्ड्रंस में। लेकिन वही बात अगर हम करें कि एडल्ट बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया।
यानी कि भंगुरता हड्डियों की। अब हड्डियों की भंगुरता मतलब क्या, तो समझो ये एक बोन है और इसमें अपन सुई से ढेर सारे छेद कर दें, अंदर से खाली खोखली हो जाएगी, ऊपर से झड़ने लगेगी, तो समझो वैसा ही हड्डियों के साथ में होता है। और उसको बच्चों में कहते हैं रिकेट्स और उसी को वयस्क में कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, है ना। रिकेट्स को ही कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग के नाम से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर रिकेट्स से बचाने का काम कौन सा विटामिन कर रहा है, विटामिन डी। इसीलिए विटामिन डी के सम्मान में एक नाम दिया गया, रिकेट्स से बचाने वाला एंटी रिकेटिक फैक्टर, एंटी रिकेटिक फैक्टर, ठीक है। अब हमारे बॉडी में जो भी कैल्शियम जा रहा है, मेनली बोन्स बनी है कैल्शियम की, लेकिन उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने का काम, अवशोषण करवाने का काम करता है विटामिन डी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कैल्शियम के सोर्स जो मिल्क है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हम जब खाते हैं तो अपने बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको ब्लड में मिलाएगा और वही कैल्शियम ब्लड में पूरे बॉडी में कैरी होगा, पूरे बॉडी में जाएगा। अब पूरे बॉडी में जिस जिस ऑर्गन में कैल्शियम की नीड है वहां कैल्शियम रख लिया जाएगा। पर जो बच गया कैल्शियम है जरूरत का रखने के बाद, उस कैल्शियम का क्या किया जाए, तो उस कैल्शियम का उपयोग करवाता है विटामिन डी, यदि है तो वो विटामिन डी उस बचे हुए कैल्शियम को कहता है चलो भैया कैल्शियम तुमको बोन्स के ऊपर चलना है और बोन्स के ऊपर लेयर बनानी है ना। तो बोन्स के ऊपर एक तरह से कैल्शियम की लेयर बनाने का काम कौन कर रहा है, विटामिन डी। यहां से एक क्वेश्चन और याद आता है कि आउटर लेयर ऑफ बोन्स, सबसे बाहरी परत हड्डियों की क्या कहलाती है, या है ना, या क्या कहते हैं उसको, तो पेरिओस्टियम। ये याद रखना, लिखा हुआ है नोट्स में आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। फिर इसके बाद में तो यहां पर दो बातें क्लियर होती है कि एक तो है एंटी रिकेटिक फैक्टर और एक है यहां कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल का मतलब है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने वाला, अवशोषण करवाने वाला। क्लियर, तो इतना ध्यान रखना कि दो नाम दिए हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि विटामिन डी जब इतना जरूरी है कि बोन्स में रिकेट से बचा रहा है, इसी को कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने वाला बोला है, तो फिर तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज हुई, बहुत महंगा मिलता होगा। तो नेचर में, प्रकृति में जो भी चीज काम की है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है ना। यहां पर विटामिन डी भी वैसे ही हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, हवा पानी प्रकाश की तरह। तो विटामिन डी का फॉर्मेशन कहां होता है, तो बॉडी में होता है। फिर पूछ ले बॉडी में कहां होता है, तो स्किन में होता है। स्किन में किसके प्रेजेंस में होता है, तो सन रेज के प्रेजेंस में होता है। सन रेज में भी कौन सी रेज के प्रेजेंस में होता है, तो कहेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में होता है। फिर एक दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि कहीं किसी जमाने में तुम लोगों ने 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि पराबैंगनी विकिरणों के कारण त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर कॉजिंग है अल्ट्रावायलेट रेज। तो मतलब विटामिन डी लेने के लिए पहले स्किन कैंसर लेना पड़ेगा, तो नहीं, क्यों नहीं। तो देखो यहाँ यूवी रेज जो है वो भी होती 3 तरह की, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी, जिसमें से यूवी बी एंड सी जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। अपनी अर्थ के ऊपर एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन की, और यही ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल रेज को। उनमें से एक है यूवी रेज, उसमें भी यूवी बी और यूवी सी। तो अर्थ तक केवल पहुंच पाती है, जमीन तक पहुंचती है यूवी ए, और इसी यूवी ए के कारण ही अपने स्किन में क्या बनता है, विटामिन डी। लेकिन अर्थ के हर एक कोने पे, हर एक कंट्री में सेम अमाउंट में सनरेज नहीं पहुंचती। जहां सीधी सीधी सनरेज पहुंचती है वहां पर कुछ मात्रा में यूवी बी और सी भी पहुंचती है, और इनके कारण स्किन कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन नेचर ने यदि समस्या दी है तो उसका समाधान भी दिया है ना। जहां पर सनरेज हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंचती है, यूवी बी और सी का अमाउंट जहां ज्यादा पहुंचता है, वहां पर स्किन में पिगमेंट बनता है जिसको कहते हैं मिलेनिन, और मिलेनिन ही रिस्पॉन्सिबल है स्किन पिगमेंटेशन के लिए, डार्क कलर ऑफ स्किन के लिए, है ना। तो जैसे अफ्रीकन देशों में हम देखते हैं वहां के लोगों का कलर जो है ब्लैक होता है, क्योंकि उनकी स्किन में क्या ज्यादा होता है, मिलेनिन वर्णक ज्यादा होता है। यूरोपियन लोगों के स्किन में कम होता है, अमेरिकन लोगों के, है ना, ऑस्ट्रेलियन और इधर जो है ब्रिटिश लोगों की स्किन पे कम होता है मिलेनिन। इसीलिए अपने इधर जब गोवा आते हैं तो रेत पे लेटे रहते हैं, किस लालच में, मिलेनिन के लालच में, है ना, कुछ और मत समझना। तो यहां पर याद रखना भैया कि यूवी रेज, और उसमें भी काम का है यूवी ए, और यूवी रेज से हो रहा है स्किन कैंसर, और स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, मिलेनिन पिगमेंट, ठीक है। अब बोन्स की बात निकली है तो करते हैं शरीर में सबसे बड़ी बोन्स कौन सी है ना।
तो वही बोला है लार्जेस्ट बोन बॉडी की क्या है, फीमर। और फीमर कहां होती है, तो लिम्ब में, पैरों में, और पैर में भी कहां होती है, तो थाई रीजन में, जांघ में, इसलिए हिंदी में नाम दिया इसको जंघास्थी, इंग्लिश में इसी को कहा है थाई बोन। अच्छा, सबसे बड़ी यदि बोन है तो सबसे छोटी भी होगी, स्मॉलेस्ट भी होगी, तो स्मॉलेस्ट बोन का नाम है स्टेपिज, और स्टेपिज होती है कान में, कान में भी पूछे तो मिडिल ईयर में, मध्य कान में, है ना। इसी तरह आगे एक पॉइंट लिखा न्यूमेटिक बोन्स, तो न्यूमेटिक बोन्स स्पेशल टाइप की बोन्स है, अंदर से खाली खोखली, जिनके अंदर हवा भर जाती है, और ये केवल प्रेजेंट होती है किसमें, बर्ड्स में, पक्षियों में। जैसे ही अपने फीदर्स, अपने पंख को फैलाते हैं, उनमें हवा भर जाती है और इसीलिए शरीर हल्का हो जाता है, उड़ना उनका आसान हो जाता है ना। तो ऐसी हड्डियां जो अंदर से खाली खोखली हो, उनको कहते हैं वायुवीय अस्थियां या न्यूमेटिक बोन्स। इट इज प्रेजेंट ओनली इन बर्ड्स, ये ध्यान रखना। तो सर हमें भी कुछ स्पेशल होता है कि नहीं होता, होता है भैया। और उसी सिस्टम को कहा है हेवर्सियन सिस्टम। अब हेवर्सियन तंत्र या हेवर्सियन सिस्टम क्या है, तो समझो कि मेमेलियंस, सारे स्तनधारी जीव जितने भी मेमेलियंस हैं, उनकी लंबी लंबी हड्डियों में, जैसे अपने पैर में फीमर में, लंबी हड्डियों में अंदर ही इंटरनली ब्लड सप्लाइंग यूनिट होती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि ब्लड सप्लाइंग यूनिट जो है हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स होती है, धमनी और शिराएं होती है। लेकिन धमनी शिराएं एक अलग जाल बनाती है, लेकिन धमनी शिराएं हड्डियों के अंदर भी होती है, और यह विशेषता केवल मेमेलियंस में होती है। लेकिन मेमेलियंस की भी केवल लंबी हड्डियों में होती है। तो मेमेलियंस में बोन्स के अंदर वेन्स और आर्टरी का प्रेजेंट होना ही कहलाता है, एक तंत्र बनाता है। इस तंत्र को कहते हैं हेवर्सियन तंत्र, या उसी को कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन सिस्टम में भी दो वेसल्स को या दो वेन्स को या आर्टरीज को आपस में जो मिलाने का काम करे, उनको कहते हैं वॉक्समैन कैनाल। ये वैसे पीईटी का काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में कहा है फर्स्ट सर्वाइकल इज एटलस। अब सर्वाइकल क्या है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि बॉडी में वर्टिब्रीज होती हैं, है ना। वर्टिब्रीज टोटल कितनी थी, 51 थी। अब 51 वर्टिब्रीज में फर्स्ट जो 7 वर्टिब्रीज हैं उनको कहते हैं सर्वाइकल। प्रथम 7 कशेरुकाओं को कहते हैं सर्वाइकल। फिर इसके बाद की 13 कशेरुकाओं को कहते हैं थोरेसिस, है ना। फिर इसके बाद की जो अगली कशेरुकाएं हैं 6, उनको कहते हैं लंबर। अगली 5 को कहते हैं सेक्रल या सेक्रम। और जो लास्ट में टेल के अंदर, पूंछ के अंदर होती है, उनको कहते हैं कोक्सीजियल, जिनकी संख्या है 15 से 25। 15 से 25 होती है कोक्सीजियल। समझते हैं इसको किस तरह से। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये हेड वाला हिस्सा है ना। हेड वाले हिस्से में ये जो कपाल वाला हिस्सा, इसको कहते हैं फोरहेड। और फोरहेड के बाद जो बाकी का हिस्सा, उसको कहते हैं फेस, है ना। तो फोरहेड में होती है 10 और फेस में होती है 20, तो टोटल हो गई 30। किसमें, स्कल में, खोपड़ी में। लेकिन यदि हम बात करें स्कल के बाद में आती है वर्टिब्रीज। वर्टिब्रीज में जो प्रथम 7 वर्टिब्री है उनको कहते हैं सर्वाइकल। अगली जो 13 है उनको कहते हैं थोरेसिस। अगली जो 6 है उनको कहते हैं लंबर। अगली जो 5 है उनको कहते हैं सेक्रल या सेक्रम। मैंने बताया भी था जब काऊ का डायग्राम बनाया था, तो मैंने कहा था कि कमर या लोइन वाले पार्ट में सेक्रम या सेक्रल होती है, वही यहां आ गई है। और लास्ट में टेल के अंदर जो है, पूंछ के अंदर जो है, वो होती है कोक्सीजियल। कोक्सीजियल होती है 15 से 25। ठीक है। अब कोक्सीजियल किसके अंदर है, टेल के अंदर, पूंछ के अंदर। सेक्रल किसमें है, कमर के अंदर या लोइन के अंदर। लंबर थोरेसिस किसमें है, बैक वाले पार्ट में या पीठ वाले हिस्से में। और सर्वाइकल है नेक या गर्दन वाले हिस्से में।
ठीक है। अब गर्दन वाले हिस्से में 7 सर्वाइकल कशेरुकाएं हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, और इन वर्टिब्रीज को, इन हड्डियों को, इन कशेरुकाओं को सर्वाइकल नाम दिया। लेकिन सर्वाइकल में भी जो फर्स्ट सर्वाइकल है, पहली वाली सर्वाइकल, ये फर्स्ट सर्वाइकल एक तरह से जॉइनिंग पॉइंट का, जुड़न कड़ी का काम कर रही है बिटवीन स्कल एंड बैकबोन। पूरी रीढ़ की हड्डी जो कि इन सब से मिलकर के बनी है उसमें, और खोपड़ी में जुड़न कड़ी का काम, ब्रिज का काम कर रही है पहली सर्वाइकल। और इसीलिए फर्स्ट सर्वाइकल को अलग से स्पेशल नाम दिया एटलस। फर्स्ट सर्वाइकल इज एटलस, ये याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां स्कल में होती है 30 बोन्स, फिर सारी वर्टिब्रीज जो हैं, या इन्हीं को कहते हैं कशेरुकाएं, और कशेरुकाएं हैं टोटल 51। सबको जोड़ लो, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल, कोक्सीजियल, तो आती है 51। अच्छा सर, ये कोक्सीजियल को 15 से 25 क्यों कहा, ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्या कम ज्यादा होती है अलग अलग एनिमल्स में? तो नहीं, एज बढ़ने के साथ साथ अपन देखते हैं कि टेल की लेंथ भी बढ़ती है। जब भैयू आता है तो उसकी पूंछ छोटी सी होती है, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो पूंछ भी लंबी होती है। तो बस 15 से 25 की तरफ जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद में कशेरुकाएं हो गई 51। फिर यहां से निकलती है रीब्स। रीब्स मतलब क्या? पसलियां। पसलियां, पसलियां जैसे अपने सीने के ऊपर हम देखें तो एक जाल बना हुआ है ना, छूकर देखें तो उभार ढलान महसूस होते हैं। तो एक तरफ होती है 13 पसलियां, दूसरी ओर 13, तो टोटल हो गई 26। तो वही बात यहां चल रही है ना, कि रीब्स या पसलियां होती है 13 दुआ 26, ये हो गई। फिर हम बात करते हैं पैरों की। तो गाय भैंस में कितने पैर होते हैं? अरे 2 नहीं 4। तो 4 पैर जो है, तो एक पैर में यदि हम बात करें तो यहां होती है 18 बोन्स। लिंब में या पैर में एक में होती है 18, 4 में हो गई 72, 72, ठीक है। फिर ये जो रीब्स आ रही है, ये हवा में नहीं लटक रही है, ये जुड़ी हुई है बीच में एक सिंगल बोन से, जिसको कहते हैं स्टर्नम या उरोस्थी। तो स्टर्नम की अगर बात करें या उरोस्थी, स्टर्नम या उरोस्थी है एक, है ना। तो इस तरह से यदि हम टोटल बोन्स को काउंट करें, ठीक है, ये 30, 51, 26, 72 एंड 1, तो टोटल आप लगाओगे तो आपको मिलेगा 180, है ना, बिल्कुल 180। तो काऊ, बफेलो, गोट, शेप, इन सभी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 180। क्वेश्चन किस तरह से आएगा भैया, समझना। टोटल नंबर ऑफ रीब्स इन काऊ 26। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन 4 लिम्स, अगले पैरों में कुल हड्डियों की संख्या। तो अगले पैर में 18 नहीं बोलना, अगले पैरों में कहे तो 18 दुआ 36, है ना, 36। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन लिम्ब यदि कहे तो फिर वहां आएगा 72। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये एक मोटा मोटा याद रखना भैया कि फोरहेड, कपाल वाला हिस्सा और फेस वाला हिस्सा जो है कि मिलकर बनाता है 30 बोन्स का स्कल। फिर इससे जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ बनी हुई है छोटी छोटी हड्डियों से, जिनको नाम दिया गया है वर्टिब्रीज, या उनको कहा कशेरुकाएं। कशेरुकाएं टोटल है 51, जिसमें से हमने अलग अलग बांट दिया उनको, किस पार्ट में कौन सी कशेरुका है ये याद रखना है ना। वो पूछ सकता है कमर में कौन सी, पूंछ में कौन सी, गर्दन में कौन सी। फिर इनसे निकली हुई है रीब्स या पसलियां, एक और 13, दोनों और की 26। एक पैर में 18 हड्डियां, टोटल हो गई 72। और जो रीब्स हैं, पसलियां हैं, वो जुड़ी हुई है एक सिंगल हड्डी से। तो बीचों बीच में एक सिंगल हड्डी है जिसको कहते हैं उरोस्थी स्टर्नम, ठीक है। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। बोन्स में अगला टॉपिक है कि किस एनिमल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, ठीक है। और इसका एक चार्ट बना हुआ है, पर चार्ट में हम कुछ और चीजें भी क्लियर करते हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर और गेस्टेशन पीरियड। तो सबसे पहले एनिमल्स में है काऊ, बफेलो, गोट, शेप। और इन चारों में एक साथ आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 180। 180 हड्डियां होती है बोविडी परिवार के चारों सदस्य में। ये याद करने की ट्रिक हो गई इनकी। फिर इसके बाद में पिग या स्वाइन या सुअर, और सुअर में है 270 से 272 हड्डियां।
और याद रखना कि डॉग में है 271। ट्रिक ये है कि दो सुअर के बीच में कुत्ता फंस गया है ना, 270 से 272 बीच में आ गया 271, याद करना आसान हो जाएगा। केमल इन सब में सबसे बड़ा है, पोल्ट्री सबसे छोटी है। सबसे बड़े एनिमल में 539 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बोन्स, और सबसे छोटी वाली में सबसे कम हड्डियां 168, याद करना आसान हो जाएगा दोनों को। फिर आता है हॉर्स और ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में हड्डियां 206 और 2 बढ़ जाए तो आदमी घोड़ा बन जाएगा, इस तरह की ट्रिक बना लेना यहाँ। तो 206 और 208, तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो काऊ में कितनी होते हैं, तो 60, बफेलो में होते हैं 48 या 50। पहले भी मैं बता चुका हूं कि बफेलो दो तरह की होती है, एक रिवर टाइप और एक स्विम टाइप, कीचड़ वाली और पानी वाली, है ना। तो कीचड़ वाली में 48 होते हैं और रिवर टाइप की पानी वाली में होते हैं 50। प्रोडक्टिव होती है 50 क्रोमोसोम वाली। कहाँ पाई जाती है दोनों, ये मैं पहले बता चुका हूं, पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आप गोट में पाएंगे 60, तो काऊ और गोट दोनों में 60 क्रोमोसोम एक साथ याद रखना। शीप के लिए 54 और यही आप भूलोगे, तो भेड़ के लिए याद रखना 54 क्रोमोसोम होते हैं। फिर पिग या स्वाइन के लिए है 38 और पोल्ट्री के लिए 78, है ना। पोल्ट्री के बारे में पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। 78 क्रोमोसोम होते हैं मुर्गियों में, है ना। फिर इसके बाद में मनुष्य में है 46, आप पहले से जानते हैं, और उल्टा कर दो तो आदमी घोड़ा बन जाएगा, 46 64, है ना। तो ये दोनों याद करना आसान हो जाएगा। बच गया अगला टॉपिक, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन मतलब गर्भावस्था काल। मनुष्य में इसको प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, गेस्टेशन, ये आपको याद रखना है। तो गेस्टेशन पीरियड सबसे पहले काऊ के लिए 282 डेज और बफेलो के लिए 310 डेज से 316 डेज। अब ये वेरी करता है, वेरी यहाँ भी कर सकता है 1-2 दिन का, लेकिन बफेलो में ज़्यादा वेरी करता है। ये डिपेंड करता है उसके ब्रीड पर और उसका कौन सा एज चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है सारी चीज़ें चेंज होती है, तो कई सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम याद रखेंगे 310 से 316, दोनों ही आंकड़े एग्जाम में आए हुए हैं, पीएटी सीपीएटी बीएचयू तीनों एग्जाम में ये रिपीट हुआ है ना। तो 310 से कम नहीं लगाना, 316 से ज़्यादा नहीं लगाना, ये हमको याद रखना है। ट्रिक ये है कि काऊ के लिए 282 डेज 9 मंथ 9 डेज, 9 माह 9 दिन, और बफेलो के लिए 10 मंथ 10 डेज, 10 माह 10 दिन, याद करने का तरीका हो गया। फिर गोट शीप दोनों के लिए एक साथ याद रखना 150 डेज या 5 मंथ, है ना। एग्जैक्ट याद रखना हो तो 148 और 150, ठीक है। ये चार्ट आपके पास नोट्स में दिया हुआ भी है। फिर पिग या स्वाइन के लिए हम बात करें तो 114 डेज, 114 दिन, लेकिन ट्रिक है इसकी 3 मंथ 3 वीक्स 3 डेज, है ना। 3 टाइम्स, 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन, 114 दिन हो गया सुअर के लिए, पिग के लिए। फिर इसके बाद अगला है केमल, और केमल में हमको गेस्टेशन पीरियड याद नहीं करना। अच्छा, डॉग के लिए याद रखना 60 डेज, है ना। शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल डॉग का, सबसे छोटा गर्भावस्था काल, है ना, मादा कुतिया का। लेकिन सबसे लंबा गर्भावस्था काल, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड यदि पूछे तो वो है एलिफेंट का, 660 डेज। याद करने का तरीका देखो, सबसे छोटा सबसे लंबा, 60 660, 2 मंथ 2 ईयर्स, है ना। एक तरफ डॉग एक तरफ एलिफेंट, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। फिर बच गया पोल्ट्री। तो पोल्ट्री में या किसी भी बर्ड्स में कभी भी गेस्टेशन पीरियड नहीं होता, बर्ड्स में होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन मतलब उद्भवन काल, उद्भवन का मतलब होता है उद्भव होना, प्रकट होने का समय। अंडे को फोड़ करके चूजा बाहर निकले वो टाइम, है ना। तो अंडे के अंदर एम्ब्रियो या भ्रूण पूरी तरह से डेवलप होकर चिक में या चूजे में बदलेगा, उस टाइम पीरियड को कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो वो पोल्ट्री के लिए होता है 21 डेज का, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट कंप्लीट होता है। इसको जो है आराम से रीड आउट करो, और साथ में जो मैंने ट्रिक बताई है याद करने की उसको ध्यान से सुनना। वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ाना है आपको, इसको आपको ध्यान से सुनना है। एक बार ध्यान से सुनोगे ट्रिक याद हो जाएगी, काम की चीज़ है ट्रिक। डेटा तो आपके पास नोट्स में भी लिखे हुए हैं, है ना। तो आज के लिए ये वीडियो हो गया, इतना काफ़ी है। कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, भैया मैसेज कर रहे हैं कि सर लाइव क्लास में आप आइए। यूट्यूब पे लाइव क्लास लेने के लिए भैया मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर कम से कम होना चाहिए, तब आप लाइव आ सकते हो, है ना। क्योंकि अब मुझे भी इस तरह से बार बार लिखना और एडिट करना वीडियो को, और ये सब मज़ा नहीं आता। लेकिन जब तक 1000 लोग नहीं जुड़ते तब तक नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम है ये तो, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। टॉपिक रहेगा स्केलेटल का ही। स्केलेटल में अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, किसका, लिम्ब का, पैरों का। अब ये आपके पास में नोट्स में शायद नहीं है ना, लेकिन किसी साल पीएटी में इस टॉपिक से अकेले, है ना, लिम्ब के स्ट्रक्चर से, पैरों के स्ट्रक्चर से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है।
तो उसको अपन कल डिटेल में चर्चा करते हैं। घर से आप लोग पढ़ के आइए, क्वेश्चन कलेक्शन जो दिया है उसको पढ़िए ताकि आपको पता चल सके कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे मोस्टली जो जो बन सकते हैं मैं यहाँ पे क्लियर कर ही रहा हूँ, है ना। और साथ में कई लोग फ़ोन कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि सर क्या पीएटी कैंसिल हो जाएगी। तो भैया अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की अफवाहों से बचें, अपन अपनी तैयारी पे ध्यान दो, है ना। क्या होगा ये हम आज नहीं जानते। हम आज क्या जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट अपने को दिया हुआ है कि सितंबर में होगा, है ना। ठीक है, अभी उन लोगों ने उसको कमिंग सून कर दिया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में होगा, एंड सितंबर तक होगा, क्योंकि उनने जो अपना चार्ट दिया हुआ है एग्ज़ाम का व्यापम ने, उसमें सितंबर में जो टीचर्स की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको बदला नहीं है। मतलब अभी भी वो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यदि कोरोना से थोड़ी सी निजात मिलती है तो सितंबर में आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। मतलब अपने को तैयारी रखना है सितंबर के हिसाब से, है ना। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर अब मन नहीं लगता, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो पढ़ना तो है भैया, मन लगे नहीं लगे इससे मतलब, मन नहीं लगेगा तो पढ़ना छोड़ देंगे, तो हो गया काम। फिर तो आप लोगों ने पूरे साल तैयारी करी है, आखिरी में जाके यदि आप पंचर हो जाएंगे तो पूरे साल जो आपने टाइम दिया उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। अंत भला तो सब भला। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए, ज़्यादा फोकस करिए। यदि आपका पीसीएम भी स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा फोकस करिए आप लोग इधर क्रॉप और एनिमल पर, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अकेले 100 मार्क्स के, है ना। और इसमें भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी रहती है क्रॉप प्रोडक्शन में, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में फिक्स है कि आप लोगों के 40+ एनी हाउ कंडीशन आना ही है। तो अगर ये आपका कमज़ोर रहेगा तो बाकी सब नंबर ले आएंगे और आप पिछड़ जाओगे, है ना। तो जो रटने वाले सब्जेक्ट हैं, खासकर क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और बायो, इन पे अपनी कमांड ज़्यादा करो, है ना। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है मैथ्स को और फिजिक्स को, पढ़ना है, लेकिन उनको सीक्वेंस में थोड़ा सा बाद में रखो। 25 मार्क्स का है और आप कितना भी दम लगाओगे तो भी आप वहाँ 15-16 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाओगे, है ना। एक एवरेज स्टूडेंट की बात चल रही है। आपका इंटरेस्ट ही उसमें पीसीएमबी में हो एक अलग बात है, लेकिन एक एवरेज जो आंकड़ा होता है 15 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, है ना। यही 12, 13, 14 नंबर तक कवर कर पाते हैं। तो इसलिए इनको रिवाइज़ करो, जो क्वेश्चन कलेक्शन है उसको पढ़ो, पुराने पेपर्स को उठाओ। अभी ये चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, है ना। और बाकी चीज़ें जो है अपने दिमाग से बाकी फितूर थोड़े कम करो। एग्ज़ाम नहीं होगी, कैंसिल होगा, 12th के बेसिस पे होगा, ये अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, है ना। जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो यही है कि एग्ज़ाम होगी, इसलिए अपन उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।